क्योंकि ब्रिटिश को ये समझ में आ गया था कि मुझे अगर आर्थिक लाभ लेना है तो डायरेक्टली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बस मैं राजा महाराजाओं को अपने कब्जे में ले लूं, बाकी फिर वहां से जितना आर्थिक लाभ लेना होगा हम लोग ले लेंगे वहां से, है ना। 1857 की क्रांति वैसे तत्कालिक रूप में तो असफल रही, है ना, परंतु जो इसने प्रभाव छोड़े वो भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तब तक देखने को मिलते हैं। भारतीय जनता की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि आप हमारे सती प्रथा को समाप्त कीजिए या विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून लेके आइए। तो भारतीय जनता ने इसको अपने सामाजिक जो मामले थे उसमें हस्तक्षेप माना एक तरह से। जैसे कि 1857 की क्रांति में एक असफलता का प्रमुख कारण था कि संगठन नहीं बना पाए थे, जो भी विद्रोही थे वो संगठन नहीं बना पाए थे। तो भारतीयों को फिर ये आवश्यकता महसूस हुई कि अगर हमें ब्रिटिश के खिलाफ जीतना है, आगे भविष्य में विद्रोह करना है या फिर कोई भी आंदोलन करना है, तो संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटिश की इन नीतियों के कारण भारतीय समाज के सारे वर्ग परेशान हैं। सैनिक परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, राजा महाराजा परेशान है। अब पूरी जनता जब परेशान है तो फिर उसने ब्रिटिश के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, जो कि दिखते हम लोग 1857 की क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विजन आईएएस संवाद। 1857 का रिवॉल्ट, जिसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की पहली चिंगारी माना जाता है, ये एक ऐसा अध्याय है जो इतिहास के पन्नों में साहस, संघर्ष और बलिदान की कहानी लिखता है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये विद्रोह हमारी आज़ादी की लड़ाई की पहली नींव कैसे बना और क्यों इसे इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। और आज इस ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी जितेंद्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, जैसे कि 1857 के रिवोल्ट को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसे प्रारंभिक चरण क्यों कहते हैं। अगर 1857 के रिवोल्ट की बात करें तो भारत में अब तक जितने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुए थे, आइदर वो किसान विद्रोह हो गए, जनजाति विद्रोह हो गए, तो उन सब से जो 1857 का विद्रोह था वो भौगोलिक विस्तार, इसकी तीव्रता और व्यापकता के दृष्टिकोण से काफ़ी अलग था। जब ब्रिटिश कंपनी भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हुई प्लासी के युद्ध के पश्चात, तो ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक नीतियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ भारत में लेके आई। और उन नीतियों का प्रभाव जो भारतीय जनता के ऊपर पड़ा, उससे भारतीय जनता में काफ़ी असंतोष था और उसी असंतोष की अभिव्यक्ति हमें 1857 का जो विद्रोह है उसमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि इसको प्रथम चरण क्यों बोला जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, तो पहला तो उसमें यही आएगा कि 1857 का जो रिवोल्ट है, इससे पहले जितने भी विद्रोह हुए वो क्षेत्रीय स्तर पे हुआ करते थे। लाइक जैसे राजस्थान में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, नागपुर के क्षेत्र में हो गया, इस तरह से क्षेत्रीय स्तर पे हुआ करते। परंतु 1857 का जो विद्रोह था वो अखिल भारतीय स्तर पे माना जाता है। उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र हो गए, मध्य भारत हो गया, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हो गए, इवन कर्नाटक तक इसका प्रभाव देखा जाता है। तो बाकी जो पहले इसके विद्रोह थे वो क्षेत्रीय स्तर पे हो रहे हैं और ये जो विद्रोह है पूरा अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा है। तो पहले के विद्रोह से काफ़ी अलग है ये। अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि इस विद्रोह में भारत की जो विभिन्न जनता है, आइदर वो किसी भी धर्म की होगी, किसी भी जाति की होगी, किसी भी नस्ल की होगी, वो सारे मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो ब्रिटिश शासन को एक साजिश शत्रु के रूप में सबने देखा। जब साजिश शत्रु के रूप में देखा तो भारत के जो लोग हैं उनमें एकजुटता आई थोड़ी कि हमारा जो शोषण कर रहा है वो एक ही शत्रु है हमारा। तो भारत के लोगों में धीरे धीरे वो जो एकजुटता है वो राष्ट्रीय चेतना में परिवर्तित हो गई। और अगला अगर हम बात करें तो जो 1857 का जो विद्रोह था, इसके तहत एक ठीक है, ये विद्रोह एक तरह से देखा जाए तो पूर्णतः सफल नहीं हुआ, खत्म हो गया था, ब्रिटिश सरकार ने इसको दबा दिया था। परंतु आगे चल के हम लोग देखते हैं कि जब संगठन बने, कांग्रेस की स्थापना हुई या गांधी जी के नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चला, जो हमें 1947 में आज़ादी मिली, तो हर किसी चरण में जो स्वतंत्रता संग्राम का था उसमें इस विद्रोह ने एक प्रेरणा स्रोत का काम किया स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो इन तीन प्रमुख कारणों की वजह से माना जाता है कि ये भारत में स्वतंत्रता संग्राम जो था उसका प्रारंभिक चरण था। सर, इसी पे मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ब्रिटिश शासन की नीतियाँ इस विद्रोह का कारण कैसे बनी। क्या ये उनके शोषण के खिलाफ हमारा सीधा जवाब था या फिर इसके पीछे कोई और वजहें भी थी। अगर जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि 1857 का जो विद्रोह था, उससे पहले हमें जाने पड़ेगा प्लासी के युद्ध के पास, जो कि 1757 के अराउंड हुआ था। 1757 में हो क्या रहा था, जब 1600 में ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी तो 1757 के आसपास प्लासी के युद्ध के पश्चात वो कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी।
ठीक है, बंगाल के जो क्षेत्र थे उसने लगभग लगभग इनडायरेक्टली तरीके से वहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो अब ब्रिटिश कंपनी भारत पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और अपनी साम्राज्यवादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ लेकर आती है। राजनीतिक नीतियाँ हो गई, प्रशासनिक नीतियाँ हो गई, आर्थिक नीतियाँ हो गई, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ हो गई। तो इन नीतियों का प्रभाव भारत की जनता पे पड़ रहा था। उसी के कारण जो हुआ 1857 की क्रांति एक तरह से हुई। तो हम लोग एक-एक करके बात करते हैं कि ब्रिटिश की क्या नीतियाँ थी जिसकी वजह से भारतीय जनता में असंतोष था और विभिन्न वर्ग उससे प्रभावित हो रहे थे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल राजनीतिक नीतियों की बात करते हैं। तो राजनीतिक नीतियों में 2 गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम, उनका नाम प्रमुख आता है। एक तो थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, एक सहायक संधि लेके आए, सब्सिडरी अलायंस उसको बोलते हैं। वो सहायक संधि लेके आए और भारत के जो विभिन्न राजा महाराजा हैं, उस पे इनडायरेक्टली तरीके से एक तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया। और उनके आंतरिक जो मामले, वैसे सहायक संधि में एक प्रावधान यही था कि जो राजा महाराजा जो भी सहायक संधि पे साइन करेगा, उसके आंतरिक मामलों में हम ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु वो हुआ करता था हस्तक्षेप। इसकी वजह से जो विभिन्न राजा महाराजा थे, वो ब्रिटिश से असंतोष करके बैठे थे। अगला अगर हम लोग बात करें तो 1800 के आसपास ब्रिटेन में एक औद्योगिक क्रांति हो रही थी। औद्योगिक क्रांति जब हो रही थी तो ब्रिटिश भारत में अपना सामान सबसे ज़्यादा तब बेच पाएंगे जब भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर उनका कब्जा रहेगा। तो डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बन के आते हैं और वो गवर्नर जनरल बनने के बाद एक वो साम्राज्यवादी नीति अपनाते हैं और भारत के जो अधिकांश क्षेत्र है उस पर डायरेक्टली कब्जा करने का प्रयास करते हैं। उनको लगा कि नहीं, अब इनडायरेक्टली नहीं, हमें डायरेक्टली कब्जा करना पड़ेगा। तो इसके तहत वो झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, सतारा सबको अपने साम्राज्य में मिला लेते एक तरह से। और 1856 के आसपास अवध को कुशासन का आरोप लगा के उसको भी शामिल कर लेते। तो इसकी वजह से भी भारत के राजा महाराजा जो थे वो ब्रिटिश के खिलाफ हो रहे थे कि आपने हमारा पूरा साम्राज्य जो है वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो ये 2 राजनीतिक नीतियां थी ब्रिटिश की। इसकी वजह से क्या था कि भारत के जो राजा महाराजा वो थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब हम लोग बात करें आर्थिक नीतियों की, जिसका प्रभाव भारत की आम जनता पे पड़ा। तो आर्थिक नीतियों में अगर हम लोग पहली बात करें तो ब्रिटिश ने भारत में भू राजस्व की विभिन्न पद्धतियां अपनाई, क्योंकि उस टाइम पे भारत में जो आय का जो मुख्य स्रोत है वो भू राजस्व ही है। तो भू राजस्व के लिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी 3 पद्धतियां प्रमुख थी वो अपनाई। तो इन तीनों पद्धतियों का प्रभाव ये हुआ कि भारत की जनता पे अधिकतम भू राजस्व की दरें आरोपित की गई। तो इसकी वजह से भारत की जनता की तो क्रय शक्ति कम हो गई, साथ साथ में गरीबी आई, भूखमरी आई, है ना। और अकाल के टाइम पे भी वो अपनी खाद्यान्न की जो जरूरत है वो उसको पूरा नहीं कर सके। तो इसकी वजह से जो भारत की जो आम जनता थी उसमें ब्रिटिश के खिलाफ असंतोष था आर्थिक नीतियों के कारण। ये जो भू राजस्व की नीति थी इसके कारण। अगला अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश की एक नीति थी कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस नीति के तहत ब्रिटिश ने क्या किया कि भारत में नकदी फसलों की, कैश क्रॉप्स जो थी उसकी खेती प्रारंभ की। अगर खेती कैश क्रॉप्स की प्रारंभ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खाद्यान्न की जो खेती है वो कम होगी। तो खाद्यान्न की खेती जब भारत में कम हुई तो हुआ ऐसा कि भारत में जब अकाल पड़ा उसमें खाद्यान्न की कमी हो गई और भारत की बहुत सारी जो बड़ी जनता है वो अकाल में एक तरह से मर गई भूखमरी की वजह से। और जब अकाल पड़ा था उस टाइम पे ब्रिटिश ने बेहतर तरीके से उसको मैनेज नहीं किया। तो इसकी वजह से जो भारत की जो आम जनता है वो फिर से ब्रिटिश से नाराज है, यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला जैसे अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश की नीतियों के कारण भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन हुआ। वो कैसे हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में और भी ब्रिटिश कंपनियों को अलाउ किया गया कि आप जाइए भारत से व्यापार कीजिए। तो विभिन्न ब्रिटिश कंपनियां और भी भारत में यहाँ आई और व्यापार करने लगी। तो वो जो सामान थे वो इंडस्ट्री से बना हुआ सामान लेके आ रहे थे। अब भारत में उस टाइम पे हथकरघा उद्योग था या हस्तशिल्प उद्योग था। तो भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे वो जो तैयार वस्तुएं थी जो इंडस्ट्री में तैयार थी उनका मुकाबला नहीं कर सके। तो हस्तशिल्प उद्योग का एक तरह से पतन हो गया। पतन हो गया तो हस्तशिल्प में जो लोग काम किया करते थे उनका क्या हुआ, वो बेरोजगार हो गए। अब वो बेरोजगार हो गए तो कहाँ जाएंगे? कृषि के पास जाएंगे। अब कृषि में ऑलरेडी इतनी दयनीय स्थिति है तो भारत में एक तरह से किसान, कृषक और भारत की जो आम जनता है वो सब परेशान है ब्रिटिश की वजह से। अब अगला एक और बेरोजगारी का कारण भारत में माना जाता है, आर्थिक नीति में उसको देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश ने सब्सिडरी अलायंस के तहत विभिन्न जो राजा महाराजे हैं उनके साथ अलायंस कर लिया और वहाँ पे ब्रिटिश सेना रहने लगी। अगर ब्रिटिश सेना रहने लगी तो जो लोकल राजा था उस टाइम पे उसके वहाँ पे आसपास उसके साम्राज्य के जो सैनिक थे उनको हटाया, ब्रिटिश सैनिक वहाँ पे चले गए। तो वो जो सैनिक थे वो भी बेरोजगार हो गए। तो वापस से कृषि के ऊपर भार पड़ा और कृषि की वापस से स्थिति दयनीय पहले से थी। जो भारत की विभिन्न जनता है जैसे कि किसान हो गया, मजदूर हो गया, है ना, शिल्पकार हो गया, सबके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। अब अगला हम लोग अगर बात करें सामाजिक नीति, तो सामाजिक नीति क्या है? ब्रिटिश जब प्लासी के युद्ध के बाद आते हैं तो शुरुआत में तो उन्होंने भारत के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया
क्योंकि उनको डर था कि कहीं ना कहीं भारत की जनता कहीं विद्रोह न कर दे हमारे खिलाफ अगर हम लोग सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो। परंतु क्या हुआ, जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटेन ने भारत में सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया धीरे धीरे। और वो क्यों करना शुरू किया? क्योंकि उनको भारत में तैयार वस्तुएं बेचनी है। भारत का विकास तैयार वस्तुओं के बाजार के रूप में करना है। तैयार वस्तु भारतीय कब खरीदेगा? जब वो ब्रिटिश संस्कृति को समझ पाएगा। तो इसकी वजह से उन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि 1829 में विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून लेके आते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह की बात करी जाती है। तो इन नीतियों की वजह से ठीक है, ये ठीक थी, परंतु ये ब्रिटिश ने बाहर से थोपी थी। भारतीय जनता की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि आप हमारे सती प्रथा को समाप्त कीजिए या विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून लेके आइए। तो भारतीय जनता ने इसको अपने सामाजिक जो मामले थे उसमें हस्तक्षेप माना एक तरह से। तो भारतीय जनता फिर ब्रिटिश से नाराज हो गई वापस से। अब अगला हम लोग बात करें सांस्कृतिक नीति की, सांस्कृतिक या धार्मिक नीति की। तो जब ब्रिटिश ने 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ईसाई मिशनरी जो लोग थे उनको लाइसेंस दिया कि आप भारत में आइए और ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। उसमें भी सेम था कि अगर कोई ईसाई धर्म ज्वाइन करता है तो होगा क्या कि वो ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बनेगा, वो ब्रिटिश वस्तुएं खरीदेगा, वो आके बताएंगे कि हमारा धर्म अच्छा है और आपका बुरा है। तो ये जो प्रक्रिया थी जो ईसाई मिशनरियों ने अपनाई, अब अगर आपको ईसाई धर्म में उनको शामिल कराना है तो ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा कि आप जो जिस धर्म का पालन कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा है। तो इसको भारतीयों ने फिर से अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना तो फिर वो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो ये जो नीतियाँ थी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये ब्रिटिश के खिलाफ हो रही थी। मतलब भारतीय जो जनता थी वो ब्रिटिश से नाराज थी, विभिन्न वर्ग। अब एक नीति की ओर बात करते हैं, वो थी ब्रिटिश की सैन्य नीति, जो कि 1857 की क्रांति में माना जाता है कि सैनिक विद्रोह से शुरू होती है। तो एक सैन्य नीति और क्या थी ब्रिटिश की कि भारत में बहुत सारी जो जनता है वो ब्रिटिश सैनिक के रूप में कार्य करा करती थी ब्रिटिश सेना में। तो भारत के जो सैनिक थे उनको ना तो वेतन प्रॉपर मिला करता था, अगर सेम रैंक का ब्रिटिश अधिकारी है और ब्रिटिश भारतीय अधिकारी है तो उसको कम वेतन मिला करता था। और दूसरा ये था कि उसके ऊपर नस्लवादी टिप्पणियाँ की जाती थी जो भारतीय सैनिक है उसके ऊपर। साथ साथ में उसको जैसे पदोन्नति जो होती है वो नहीं मिला करती थी। ब्रिटिश अधिकारियों को तो मिला करती थी परंतु भारतीय अधिकारियों को पदोन्नति नहीं मिला करती थी और उसको निम्न स्तरीय कार्यों में संलग्न किया जाता था। तो इसकी वजह से भारतीय जो जनता थी या फिर भारतीय के जो सैनिक थे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो काम कर रहे थे उनमें भी असंतोष था। तो ब्रिटिश की इन नीतियों के कारण भारतीय समाज के सारे वर्ग परेशान हैं। सैनिक परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, राजा महाराजा परेशान है। अब पूरी जनता जब परेशान है तो फिर उसने ब्रिटिश के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, जो कि दिखते हैं हम लोग 1857 की क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलता है। सर, जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में ही बताया कि 1857 का रिवॉल्ट सफल नहीं हो पाया, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्यों सफल नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण रहे? अगर जैसे हम लोग बात करें कि भारत का जो 1857 की जो क्रांति है इसको एक तरह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है भारतीयों का, है ना, या कुछ लोग इसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। एक तरह से जो ये विद्रोह था, भौगोलिक विस्तार तो काफ़ी ज़्यादा था ही इसका, परंतु मध्य भारत और उत्तर भारत में एक तरह से ऐसी स्थिति हो गई थी उस टाइम पे कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो कुछ टाइम के लिए एकदम से उखड़ गई थी। ब्रिटिश को इवन इस विद्रोह को दबाने के लिए बाहर से सैनिकों को भी बुलाना पड़ा। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि जो विद्रोह है बहुत लंबे समय तक नहीं चला और ब्रिटिश ने एक तरह से इसका दमन कर दिया और विद्रोह जो है वो ख़त्म हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि इसके असफलता के क्या कारण रहे, तो मैं इसको दो पार्ट्स में थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो है ब्रिटिश साइड से, ब्रिटिश का क्या नेतृत्व था या फिर उनकी क्या मजबूती थी, और एक भारतीयों की साइड से। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश साइड से बात करते हैं। तो ब्रिटिश के पास क्या है, एक तो जो सैनिक अधिकारी हैं, जो कमांडर्स हैं, सैनिक हैं, वो वेल ट्रेंड है सारे के सारे, ब्रिटेन में प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं। उसमें जैसे कैंपवेल हो गया, कर्नल नील हो गया, ये सारे जो अधिकारी जिन्होंने विद्रोह का दमन किया अलग अलग जगह पे जाके, तो सारे के वेल ट्रेंड हैं जो ऑफिसर्स है ब्रिटिश के आर्मी के। अगला अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश भारत में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके पश्चात ही ब्रिटिश ने यहाँ पे भारत में संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया था। अगर हम बात करें तो लगभग 100 साल के आसपास क्या बैठता है, तो ब्रिटेन ने भारत से काफ़ी सारे संसाधन इकट्ठे कर लिए थे उस टाइम में। अब युद्ध में जिसके पास धन ज़्यादा होगा वो संसाधन उतने ही ज़्यादा मोबिलाइज कर पाएगा। तो ब्रिटिश के पास एक एडवांटेज था कि उनके पास संसाधन जा रहे थे, वित्तीय संसाधन जा रहे थे। अब हम लोग अगर हथियारों की बात करें तो ब्रिटिश के पास बेहतर तरीके से हथियार थे जो कि विद्रोहियों के पास नहीं थे एक तरह से। तो तीन तो एक कारण हो गया कि सैन्य अधिकारी अच्छे हैं, हथियार अच्छे हैं, और वित्तीय जो मजबूती है वो ब्रिटिश के साथ एक तरह से। एक और बात यह है कि ब्रिटिश भारत में कंट्रोल को स्थापित करने के लिए यहाँ पर रेलवे का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे टेलीग्राफ का निर्माण कर रहे हैं, है ना।
परंतु ये किसके कंट्रोल में? ब्रिटिश के कंट्रोल में ही है। तो जब विद्रोह हो रहा है तो रेलवे लाइन का यूज़ कौन करेगा? ब्रिटिश करेंगे, ब्रिटिश सैनिक अधिकारी करेंगे। टेलीग्राफ का यूज़ कौन करेगा? ब्रिटिश करेंगे अपने संदेश भेजने के लिए इधर उधर। तो जो संचार और परिवहन के जो माध्यम थे वो एक तरह से ब्रिटिश के फेवर में थे और युद्ध में उनकी स्थिति को मजबूत कर देते। तो इन 4 कारणों की वजह से ब्रिटिश का पक्ष मजबूत था इस युद्ध में, है ना, 1857 की क्रांति में एक तरह से बोला जाए। अब हम लोग भारतीयों की साइड से बात करते हैं कि भारतीयों की साइड से क्या कमी आ रही। तो पहली कमी तो इसमें यही रही कि जब इस विद्रोह का एक तारीख निर्धारित किया गया था कि 31 मई को हम लोग विद्रोह शुरू करेंगे, परंतु जगह जगह 10 मई के आसपास ही विद्रोह शुरू होने लग गया, अलग अलग छावनियों में विद्रोह शुरू होने लग गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सामंजस्य की कमी देखी जाती है, भारत के अलग अलग छावनियों में सामंजस्य की कमी देखी जाती है। तो कि अलग अलग जगह जब विद्रोह अलग अलग टाइम पे हुए तो ब्रिटिश को उनको दबाने में मुश्किल नहीं हुई। अगर एक ही डेट को सारी छावनियों में विद्रोह शुरू होता या सारी जगह विद्रोह शुरू होता तो हो सकता था ब्रिटिश को उसको दबाने में ज़्यादा परेशानी हो सकती थी, है ना। तो एक तो ये समन्वय और सामंजस्य की कमी थी। अगला हम लोग भारतीयों की साइड से बात करें तो जो ब्रिटिश के जो फेवर वाली चीज़ थी वो भारतीयों के पास नहीं थी। भारतीयों के पास बेहतर हथियार नहीं है, बेहतर सैन्य रणनीति नहीं है, बेहतर बेहतर सैनिक कमांडर नहीं है, ठीक है, और वित्तीय धन भी भारतीयों के पास नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से 1857 की क्रांति में भारतीय का जो पक्ष था वो एक तरह से कमज़ोर हो रहा था कहीं ना कहीं कर। एक पॉइंट और इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, वो पॉइंट ये है कि जो भारत के जो विभिन्न नेता थे, इधर वो नाना साहब हो गए, झांसी की रानी हो गई, ये जो सब थे इनमें भी एकता नहीं थी। एक तरह से सब अपने अपने जो हित थे उनको लेकर लड़ रहे थे। जैसे कि रानी की झांसी की जो रानी है वो लड़ रही थी अपने क्षेत्र के लिए, नाना साहब जो है अपनी पेंशन बंद करने की वजह से लड़ रहे थे, और केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई नेता नहीं था जो विद्रोहियों को एक तरह से संगठित करके रखे। बहादुर शाह जफर जरूर थे वहाँ पे, परंतु वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनका और बहुत सक्षम नेतृत्व नहीं था जो एक तरह से भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता था। तो इन कारणों की वजह से जो था 1857 की क्रांति का जो पतन हो गया धीरे धीरे, ब्रिटिश ने दमनात्मक तरीके से इसका पतन कर दिया एक तरह से। और जो ये विद्रोह है ये मतलब उस टाइम पे जिस लक्ष्य को लेके चला था उसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। ये ठीक है कि आगे के स्वतंत्रता आंदोलन में इसने एक प्रेरणा का काम किया, राष्ट्रीय चेतना भारतीयों में आई, परंतु उस टाइम तो विद्रोह असफल हो गया एक तरह से, और ये उसके प्रमुख कारण थे। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 1857 के रिवोल्ट को सैनिकों का आंदोलन भी कहा जाता है, तो क्या ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह था या फिर इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी थे? 1857 की जो क्रांति है, मतलब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ बोलते हैं कि बस ये सिपाही विद्रोह था, कुछ बोलते हैं कि नहीं, इसमें सिपाहियों से ज़्यादा बढ़ के भागीदारी भारतीय जनता की भी थी। किसान थे और आपके मजदूर थे, शिल्पकार थे, विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा भी इसमें शामिल थे। तो केवल सैनिकों का विद्रोह इसको नहीं बोला था। और इसके पीछे मूल में ये है कि हम लोग जो डिपेंडेंट है इसके ऊपर, वो है कि जो ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ब्रिटिश इतिहासकार क्या बोलेगा कि जो ब्रिटिश की जो नीतियां हैं उसमें खामी नहीं है, बस ये कुछ सैनिक है जो कि अपनी सैलरी को लेके या फिर सुविधाओं को लेके उन्होंने विद्रोह कर दिया। एक चर्बी वाला कारतूस का भी मुद्दा आता है, उन सुविधाओं को लेके विद्रोह कर दिया, है ना। इस भारत में जो ब्रिटिश पॉलिसी लेके आए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियां, वो बिल्कुल खराब नहीं है, बस कुछ सैनिकों का असंतोष है और हमने इसको दबा दिया, है ना। ब्रिटिश इतिहासकार ये बोलता है, परंतु भारत के जो इतिहासकार है, राष्ट्रवादी इतिहासकार, वो बोलते हैं कि अगर आप इसको बस सैनिक विद्रोह का नाम दे रहे हो तो नाना साहब तो सैनिक नहीं है परंतु फिर भी वो विद्रोह में भाग ले रहे हैं। झांसी की रानी भी कोई सैनिक कमांडर तो नहीं थी, जब उनको लगा कि मेरा राज्य जा रहा है तब उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। किसान था वो भी कोई सैनिक नहीं था, मजदूर था वो भी कोई सैनिक नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये 1857 की जो क्रांति वो केवल सैनिकों का विद्रोह था? इसमें तो भारत की बड़ी जनता की भागीदारी थी। भारत के साम्राज्यवादी इतिहास, भारत के जो इतिहासकार है, राष्ट्रवादी इतिहासकार, वो ये बोलते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों की बात को खारिज कर देते हैं। तो इसको कहीं भी एक तरह से ये नहीं बोल सकते कि जो ये केवल सैनिक विद्रोह था, क्योंकि जो ब्रिटिश की जो नीतियां, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात कर रही थी, पॉलिटिकल नीतियों में डलहौजी की नीति, साम्राज्यवादी नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की नीति, आर्थिक में कृषि का वाणिज्यकरण, विभिन्न भू राजस्व नीतियाँ, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप भारतीयों के, तो उन नीतियों की वजह से भारत की विभिन्न जनता में असंतोष था। इसकी वजह से इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब पहलू थे, केवल सैनिक पहलुओं के बारे में बात नहीं कर सकती। ये तो जो ब्रिटिश इतिहासकार है वही बोलते हैं सैनिक पहलू के बारे में। तो हम 1857 की जो क्रांति है उसको कहीं भी केवल सैनिक एंगल से नहीं जोड़ सकते, उसमें भारत के विभिन्न वर्गों की भागीदारी थी। ठीक है, ये शुरुआत जरूर सैनिकों ने करी थी, परंतु भारत की जो बड़ी जनता है वो धीरे धीरे उनके साथ में जुड़ती गई।
तो ये इसके बारे में कि हाँ, सैनिक सैनिक पहलू नहीं है, अन्य पहलू भी इसमें विद्यमान है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह के खिलाफ क्या-क्या कदम उठाए और क्या उनके कदम का असर काफ़ी लंबे समय तक महसूस किया गया? अगर जैसे बात करें तो 1857 की जो क्रांति थी, उसको दबाने के लिए ब्रिटिश को बाहर से भी सेना बुलानी पड़ी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और जो ब्रिटिश कमांडर थे, ब्रिटिश सैनिक थे, उन्होंने बहुत बर्बरता के साथ इस आंदोलन को एक तरह से दबाया, इस क्रांति को एक तरह से दबाया। बर्बरता उन्होंने किस प्रकार की अपना एक तरह से कि सैनिकों को घेर के, इवन पंजाब में सैनिकों को घेर के उनको जिंदा जला दिया, आग लगा दी। जो तोपें थी उनके सामने सैनिकों को बांध के उनको उससे उड़ा दिया, है ना। सार्वजनिक रूप से लोगों को गोली मारी गई, सार्वजनिक रूप से लोगों को फांसी दी गई, है ना। तो ब्रिटिश ने जितने क्रूर तरीके हो सकते थे, जितने दमनात्मक तरीके हो सकते थे, उसका उपयोग किया इस क्रांति को दबाने के लिए। ठीक, जितना भी क्रूर तरीका आप सोच सकते हो वो सारे ब्रिटिश ने यूज़ करे। लोगों को जिंदा जलाना, सार्वजनिक रूप से उनको मारना, इवन महिलाओं और बच्चों को भी मार देना। जो जिस परिवार ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिश ने सबको मारा एक तरह से उसके बाद विद्रोह को दबाने के लिए। तो जैसे ब्रिटिश ने ये क्रूर तरीकों का उपयोग किया, तो भारतीय जनता में क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक तरह से और घृणा पैदा होगी और भारतीय जनता और एकजुट होना शुरू हुई कि यार कैसे ये इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे एक साझा शत्रु होता है, वो भारतीय जनता का कौन बन गया? ब्रिटिश। तो भारतीय जनता में जैसे ये घृणा ब्रिटिश के खिलाफ हुई एकता की, तो धीरे धीरे ये क्या था कि एक तरह से राष्ट्रीय चेतना का भारत में विकास होना शुरू हुआ कि नहीं, हमें आगे ब्रिटिश के खिलाफ संगठन बनाने या फिर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करना है जिस तरह से करके। तो एक तो प्रभाव ये देखा गया भारतीय जनता के ऊपर। अगला इसमें ये देखा गया कि ब्रिटिश को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा 1857 की क्रांति के बाद। पहले भारत में कंपनी का शासन हुआ करता था, 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्टली शासन शुरू हुआ। तो ब्रिटिश को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब ब्रिटिश इतिहासकार केवल इसको सैनिक विद्रोह बोल रहे हैं, तो अपनी नीतियों में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं फिर उस 1857 की क्रांति के बाद? तो कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियां थी उसमें खराबी थी, है ना, जो उस समय पहले वाले क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ। तो ब्रिटिश को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन हुआ, तो ये प्रभाव एक देखा गया। तो 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश का एक ढांचा क्रिएट हुआ प्रशासन का, वो एक तरह से फिर 1947 तक भारत में बना रहा। अब इस विद्रोह के बारे में जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि विद्रोह तो असफल हो गया, जो लक्ष्य था उसको प्राप्त नहीं कर सका। परंतु जब इस विद्रोह के बारे में पता लगा, तो आगे के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन रहा 1947 तक, जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो गई ब्रिटिश से, तब तक इस प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता रहा 1857 की जो क्रांति है वो। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ने जो दमनात्मक तरीके अपनाए, उनका 3 प्रभाव मुख्यतः देखने को मिलता है। एक तो राजनीतिक चेतना भारतीयों में विकास हो रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा के काम कर रहा है, और ब्रिटिश को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो सर, इस विद्रोह से भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों पर भी कुछ प्रभाव पड़ा या उनके अंदर भी कुछ बदलाव आया? 1857 की जो क्रांति है, उसने भारतीय समाज और संस्कृति को तो प्रभावित किया ही, साथ साथ में ब्रिटिश को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। तो ब्रिटिश ने 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन किए, उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन ब्रिटिश लेके आए इसके बाद। तो सबसे पहले अगर राजनीतिक नीति की बात करें, तो राजनीतिक नीति ब्रिटिश ने ये किया, 1857 की क्रांति से पहले वो अनियंत्रित विस्तार अपना रहे भारत में। भारत के जो विभिन्न राजा महाराजा हैं, उनके साम्राज्य को अपने कब्जे में ले रहे हैं। परंतु 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ये प्रक्रिया छोड़ दी, जब उनको लगा ना कि हमारे खिलाफ हो रहे हैं ये सब चीज़ें, जब हम लोग साम्राज्य के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, तो उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद अनियंत्रित विस्तार की जो नीति थी उसको छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, भारतीय जो राजा महाराजा और नवाब है वो भारतीयों के स्वाभाविक लीडर है। क्योंकि ब्रिटिश को ये समझ में आ गया था कि मुझे अगर आर्थिक लाभ लेना है तो डायरेक्टली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बस मैं राजा महाराजाओं को अपने कब्जे में ले लूँ, बाकी फिर वहाँ से जितना आर्थिक लाभ लेना होगा हम लोग ले लेंगे वहाँ से, है ना। तो एक तो ये हुआ कि अनियंत्रित विस्तार की जो नीति थी राजनीतिक क्षेत्र में, उसको हटा दिया गया। एक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन और ये देखने को मिलता है कि इससे पहले भारत में कंपनी का शासन था। अब कंपनी के शासन समाप्त करके ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया है, ब्रिटिश क्राउन का शासन डायरेक्टली भारत में शुरू होता है, और एक विक्टोरिया घोषणा भी आती है उसके पश्चात। जो गवर्नर जनरल जिसको पहले बोला जाता था, उसको वाइसराय बोला जाने लगा, और वाइसराय को बोला जाने लगा कि ये ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि जो है वो भारत में शासन कर रहा है, वाइसराय। तो ये 2 प्रमुख परिवर्तन जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिले। अब हम लोग प्रशासनिक क्षेत्र की बात करते हैं, क्या हुआ। तो प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसा हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कि ब्रिटिश कंपनी को चलाया करता था उस टाइम पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था,
उसको समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके एक 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई ब्रिटेन में। अब वो जो 15 सदस्यीय काउंसिल है वो भारत का शासन देखेगी यहाँ से। तो एक परिवर्तन ये हुआ। अगला ब्रिटिश ने क्या किया कि न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार इनके क्षेत्र में भी कार्य करना शुरू किया। तो उसमें ये था कि 1861 के आसपास भारतीय न्यायपालिका का अधिनियम आ रहा है एक, है ना। भारतीय सिविल सर्विसेज के लिए एक एक्ट आ रहा है 1861 के आसपास। तो इसमें सुधार करना भी शुरू किया। और प्रशासनिक की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कोई भारत में ये समझ में आया कि हमें भारतीय जनता में अब फूट डालो राज करो की नीति करनी पड़ेगी, ताकि भारतीय लोग डिवाइडेड रहे और हमारे खिलाफ फिर से इस तरह का विद्रोह ना कर सकें। तो ब्रिटिश ने फूट डालो राज करो की नीति करना शुरू किया। इसकी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मोर्ले मिंटो एक्ट जो आता है 1909 के आसपास, उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। और प्रशासनिक स्तर पर अगर हम लोग बदलाव की बात करें तो एक ये था कि ब्रिटेन ने अब यहाँ पे भारतीय जनता के विद्रोह को दबाने के लिए जो प्रेस था, जो न्यूज़पेपर वगैरह चला करते थे उस टाइम पे, उनको सेंसरशिप करना शुरू किया कि हमारे खिलाफ कोई बात नहीं निकालेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो भारत के वाइसराय होते हैं उस टाइम पे, लॉर्ड लिटन, वो 1878 के आसपास एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं और उस एक्ट में ये बोलते हैं कि जो भारतीय भाषाओं में जो भी समाचार पत्र निकलेगा उस टाइम पे, हम उस पर प्रतिबंध लगा देंगे अगर वो हमारे खिलाफ कुछ बोलता है तो ये प्रशासनिक काम ब्रिटिश कर रहे हैं भारत में उस टाइम पे। तो दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो लोग, एक तरह से भारतीयों पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और थोड़े से सुधारों की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि हम 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह नहीं हो भविष्य में, भारतीयों पर नियंत्रण भी बनाना है। अब सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप की नीति ब्रिटिश ने प्रारंभ करी थी, उन्होंने छोड़ दिया उसको कि हमें अब हस्तक्षेप नहीं करना है आपके सामाजिक और धार्मिक मामलों में। एक महत्वपूर्ण था सैन्य नीति, उसमें भी ब्रिटिश ने परिवर्तन किया। सैन्य नीति में क्या परिवर्तन किया, क्योंकि 1857 की क्रांति जो मुख्यतः सैनिकों से शुरू हुई थी और सैनिकों ने इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी करी थी। तो ब्रिटिश को लगा कि कहीं से अगर सैनिक फिर से अगर हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और ब्रिटेन और यूरोप से सैनिक लाने लग गए वहाँ पे। जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो होते हैं आर्टिलरी के, जैसे तोपखाना हो गया, वो पूर्णतः उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के अंतर्गत कर दिया कि तोपखाना जो है वो भारतीयों के पास नहीं होना चाहिए, क्या पता ये तोपखाना हमारी तरफ तान दे किसी दिन ना। तो ये कुछ मतलब ये भी नियंत्रण बनाने के लिए जो असली समस्या थी भारतीय सैनिकों की, उनको समाप्त नहीं किया गया, उन पर नियंत्रण मजबूत किया गया, उनकी संख्या घटाई गई और जो महत्वपूर्ण पद थे या फिर महत्वपूर्ण जो आर्टिलरी डिपार्टमेंट्स थे उसमें सारे के सारे किसको बिठा दिया, ब्रिटिश को बिठा दिया। ठीक है, तो ये परिवर्तन हम लोग देखते हैं ब्रिटिश की नीतियों में, राजनीतिक नीतियों में, सामाजिक नीतियों में, प्रशासनिक और सैन्य नीतियों में 1857 की क्रांति के पश्चात। तो सर अब हम इस चर्चा के अंतिम सवाल पर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर किस तरह का प्रभाव डालने वाला था? अगर बात करें तो प्रभावों की इसके 1857 की क्रांति के, तो 1857 की क्रांति वैसे तत्कालिक रूप में तो असफल रही, है ना, परंतु जो इसने प्रभाव छोड़े वो भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तब तक देखने को मिलते हैं। अब कुछ प्रभावों की तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जैसे कि एक राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है भारत में, एक आगे के जो स्वतंत्र आंदोलन जितने भी हो रहे हैं उसको एक प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं। ये दो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका और प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, जैसे कि 1857 की क्रांति में एक असफलता का प्रमुख कारण था कि संगठन नहीं बना पाए थे, जो भी विद्रोही थे वो संगठन नहीं बना पाए थे। तो भारतीयों को फिर ये आवश्यकता महसूस हुई कि अगर हमें ब्रिटिश के खिलाफ जीतना है, आगे भविष्य में विद्रोह करना है या फिर कोई भी आंदोलन करना है, तो संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1857 की क्रांति के बाद हम लोग देखते हैं भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बनना शुरू हो जाते हैं और फिर 1885 में जाके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना होती है कि हम ब्रिटिश के खिलाफ संगठित रूप से होकर आंदोलन करेंगे। अगला और जो इसमें देखने को मिलता है वो ये था कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हिंसा हुई। तो हिंसा हुई तो जब भी अगर हिंसा करेंगे तो ब्रिटिश पुलिस हो गई या ब्रिटिश सेना हो गई, उनको एक मौका मिल जाता है कि हम इस विद्रोह को दबा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र के खिलाफ या राज्य के खिलाफ कोई भी विद्रोह करेगा हिंसा के रूप में तो राज्य को एक तरह से उसको दबाने का मौका मिल जाता है। तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस भी कभी बात नहीं करती कि मुझे हिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद कराना है या फिर रियायतें प्राप्त करनी है ना। फिर भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में जब गांधी जी आते हैं, वो अपने आंदोलन चलाते असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी उसमें भी कभी हिंसा की बात नहीं करते। गांधी जी अपना पूरा मूवमेंट जो है वो अहिंसा के माध्यम से चलाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर कहीं भी आंदोलन में हिंसा का उपयोग होता है तो ब्रिटिश सरकार को मौका मिल जाएगा और ब्रिटिश सरकार उसको बहुत बर्बरता से दबा देगी
और जब दबाया जाता है विद्रोह को तो ऐसा होता है कि बहुत देर तक फिर नया आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जनता की एक सीमित क्षमता होती है किसी भी बर्बरता को सहन करने की। तो ये 4 प्रमुख जो लेसन थे वो भारतीयों को मिले, या फिर इस 1857 की क्रांति का प्रभाव रहा। मैं एक बार और समाप्त कर देता हूँ इसको कि जैसे एक तो राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन जो आगे बढ़ रहा है उसमें प्रेरणा स्रोत का काम कर रहा है, साथ साथ में संगठन का महत्व पता लग रहा है, तो संगठन खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे आगे जाके। और एक जब इस आंदोलन में हिंसा हुई तो पता लगा कि हमें भारत में आंदोलन छेड़ने के लिए एक वैकल्पिक पद्धति अपनानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो अहिंसा की तरफ पूरा मुड़ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति का पूरा जो प्रभाव रहा भारत में आने वाले 1947 तक, वो सारा ये रहा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर इतने अच्छे से दिए। थैंक यू मैम। तो आज की चर्चा ने ना ही हमें सिर्फ इतिहास से जोड़ा, बल्कि हमें ये भी याद करने पर मजबूर कर दिया कि हमारी आज़ादी की कीमत कितनी ज़्यादा बड़ी थी। तो चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे फिर एक नई चर्चा और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।